नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर इजराइल तबाही मचा रहा है। इजराइल का इरादा साफ है कि हिजबुल्लाह की पूरी तरीके से खात्मा हो। 19 अक्टूबर के बाद से इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। ईरान पर हमले का प्लान भी बना लिया है। आखिर कब कैसे हमला करना है, इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया है। 1 अक्टूबर और 19 अक्टूबर को ये 2 तारीख जब इजराइल ने गौरव पर ईरान के चोट किया। 1 अक्टूबर को 200 मिसाइलें हमले और 19 अक्टूबर को नेतन्याहू के घर पर हमला। अब इजराइल ने इन दोनों हमलों का हिसाब चुकता करने की ठान ली। अमेरिका को साफ कह दिया है कि ईरान पर हमला होना तय है, लेकिन यह हमला किस तरीके का होगा, इसका प्लान अमेरिका को भी नहीं बता गया। ईरान भी अब पूरी तरीके से इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर शुरू कर चुका है। हिजबुल्लाह, हुती, हमास जैसे प्रॉक्सी संगठन अब एकजुट होकर इजराइल को घेरने का प्लान बना लिया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या मिडिल ईस्ट में एटमी वॉर का डर सता रहा है? आखिर कैसे? यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में 1200 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी, जो इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा हमला था। इसके बाद से ही पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव फैल गया। तब से इजराइल इंतकाम की आग में जल रहा है और एक एक कर दुश्मनों को ठिकाने लगा रहा है। इजराइल पर हुए हमले के 1 साल बाद 17 अक्टूबर इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड याहिया को मार गिराया और यह इजरायली सेना की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि याहिया इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन था। इजराइल इसे मारने के लिए लंबे वक्त से उसकी तलाश कर रहा था। याहिया को गाजा का लादेन कहा जाता था। अब याहिया के खात्मे के साथ ही ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल युद्ध विराम करेगा या नहीं करेगा। यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाऊंगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जो 7 अक्टूबर 2023 को कसम खाई थी, वो उसे लगातार पूरा कर रहे हैं। हमास हो या हिजबुल्लाह, दोनों के टॉप कमांडर को इजराइल की सेना ने मार गिराया, उसके तमाम ठिकानों को तबाह कर दिया। इस जंग के 1 साल बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह और हमास की कमर तोड़कर रख दी। इससे इस्माइल हानिया, फिर हसन नसरुल्लाह और एक याहिया एक एक कर इजराइल ने अपने तीनों बड़े दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि हमास के कब्जे से जल्द बंधकों को रिहा कराया जा सकेगा। आखिर कैसे, इजराइल के प्लान आगे का क्या है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। इजराइल का लेबनान के ऑपरेशन इंतकाम लगातार जारी है। जमीन से लेकर आसमान तक लेबनान में बारूदी हमले हो रहे। हर बदलते दिन के साथ इजराइल का हमला तेज होता जा रहा है। इजराइल एक एक कर आतंक का खात्मा कर रहा है। मैं हमले की ताजा तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, कैसे चंद सेकंड में एक बिल्डिंग जमींदोज हो जाती है। बेरूत में मौजूद इस बिल्डिंग में हिजबुल्लाह का नया कमांडर
सेंटर बनाया जा रहा है, जिसे आईडीएफ की एयरफोर्स ने 3 सेकंड में जमींदोज कर दिया। यह सिर्फ एक बिल्डिंग ही नहीं, बल्कि ऐसे दर्जनों बिल्डिंग है जहां इजराइल ने भारी तबाही मचाई है। आईडीएफ के इन हमलों में तब से और ज्यादा तेजी आई है जब से हिजबुल्लाह ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बेडरूम को निशाना बनाया था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 19 अक्टूबर को इजराइल के केसरिया में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर ड्रोन से हमला हुआ था। हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इजरायली प्रधानमंत्री के घर को टारगेट किया था। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जारी की गई तस्वीरों में यह साफ देखा गया है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इजरायली पीएम के घर को हिट किया। आईडीएफ की तरफ से नेतन्याहू के घर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, उसकी तस्वीरें भी जारी की गई, जिन तस्वीरों में साफ देखा गया कि नेतन्याहू के बेडरूम के शीशे तक को नुकसान पहुंचा है। इजरायली सुरक्षा एजेंसियों की वजह से नेतन्याहू की जान बच गई और इस ड्रोन हमले की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने हमले के 4 दिन के बाद ली, यानी 23 अक्टूबर 2024 को ली। अफीफ ने आखिर क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी बताना चाहता हूं। हिजबुल्लाह के मीडिया प्रभारी मोहम्मद अफीक ने 23 अक्टूबर 2023 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अफीफ ने दावा किया कि हिजबुल्लाह ने ही केसरिया में नेतन्याहू के घर पर हमला किया था। अफीफ ने इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के मंसूबों का खुलासा करते हुए यह भी कहा कि लड़ाई जारी रहने तक कोई बातचीत नहीं होगी। अफीफ ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि बहुत जल्द ही हमारे पास इजरायली बंधक होंगे। अफीफ ने यह भी कहा कि हमारे पास इजरायली बंधक नहीं है, हम इसके करीब पहुंच चुके हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस हमले की जिम्मेदारी भले ही हिजबुल्लाह ने ले ली हो, लेकिन अब इजराइल को यह लगता है कि इस प्रॉक्सी संगठन जड़ यानी ईरान पर हमले करके ही इस खतरे से निपटा जा सकता है। इसलिए नेतन्याहू के घर पर हमले को लेकर इजराइल सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है और इस हमले के बाद अब ईरान पर बड़े पलटवार होना माना जा रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, इस तमाम बात के जो संकेत मिल रहे हैं वो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मुलाकात के बाद से हुई। 22 अक्टूबर 2024 को अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी तेल अवीव पहुंचे और अरब में शांति स्थापना की राजनीतिक कोशिश की थी, लेकिन नेतन्याहू के साथ हुई मुलाकात में बात बनी नहीं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान पर हमले का मतलब होगा जंग का विस्तार, क्योंकि इजराइल ने ड्रोन हमले का दोषी ईरान को माना है और पलटवार ईरान पर किए जाएंगे। इस महाविनाश को रुकवाने के लिए ब्लिंकन तेल अवीव पहुंचे, लेकिन नेतन्याहू ने साफ इनकार कर दिया। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं, मुलाकात की तस्वीरें देखिए, किसने क्या कुछ कहा है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए भी आपको बताऊंगा। ब्लिंकन ने इजराइल से तेहरान पर हुए हमले न करने के लिए कहा है। नेतन्याहू ने कहा कि मेरी हत्या की कोशिश नजरअंदाज नहीं की जा सकती। अमेरिका ने तेहरान पर हमलों की इजाजत नहीं दी। इजराइल ने कहा कि ईरान पर सरप्राइज हमले होने जरूरी हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, अमेरिका से इजाजत नहीं मिलने के बाद भी इजराइल ईरान पर हमले करने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका से रिश्ते बिगड़ने के खतरे को देखते हुए इसका दूसरा रास्ता निकाला जा रहा है। इजराइल तेहरान को सबसे बड़ा झटका देने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या ईरान पर इजराइल के हमले का दायरा क्या होगा? क्या गाजा और लेबनान की तरह ही ईरान में भी कोई बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा, या फिर एक ही हमले से ईरान को बैकफुट पर लाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि यह साफ हो चुका है कि यह जंग दोनों ही देशों के अस्तित्व के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इजराइल ने जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग के मुताबिक
ईरान में 4 चरण में ईरान पर हमला किया जा सकता है। क्या है इजराइल का प्लान? वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना बताना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। पहले चरण में ईरान के 3 ठिकानों को खत्म किया जाएगा, जिसमें तेल के ठिकाने होंगे, सैन्य के ठिकाने होंगे, मिसाइल लॉन्चिंग होगी। और दूसरे चरण में ईरान के नेवल बेस तबाह किए जाएंगे। इसके अलावा समुद्र में तैनात युद्धपोत पर भी हमला हो सकता है। जबकि तीसरे चरण में ईरान में टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो सकता है और इस ऑपरेशन की कमान मोसाद के पास रहेगी। चौथे और आखिरी चरण में ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर भी हमला किया जा सकता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक तरफ इजराइल ईरान पर हमले का प्लान बना रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान भी इजराइल को दहलाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। ईरान फिलहाल इजराइल पर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। ईरान प्रॉक्सी संगठन को एकजुट कर इजराइल पर हमले तेज कर दिया जाएगा। इजराइल पर एक तरफ हिजबुल्लाह बैलिस्टिक मिसाइल से विस्फोट कर रहा है, तो दूसरी तरफ हूती हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल पर धावा बोल रहा है। और इराक के इस्लामिक रेजिडेंस भी ड्रोन की बरसात कर रहे हैं। हमास भी रॉकेट से हाहाकार मचा रहा है। और ये सारे प्रॉक्सी संगठन इजराइल के खिलाफ एक और हो गए। तेल अवीव को पूरी तरीके से दहल गया है। ईरानी प्रॉक्सी एकजुट होकर जिस तरीके से इजराइल में बारूदी हमला कर रहे हैं, उससे तेल अवीव पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। और इसके पीछे की वजह है हिजबुल्लाह और हमास के एक कर तमाम टॉप कमांडर्स मार गिराना। जिस तरीके से इजराइल ने पिछले 1 साल में गाजा और लेबनान में जमीन पर आसमान से बमों की बारिश कर रहा था, उसे गाजा और लेबनान ने कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 19 अक्टूबर 2024 को नेतन्याहू के घर पर हुए हमले से ठीक 2 दिन पहले यानी 17 अक्टूबर को इजराइल ने हमास चीफ याहिया को मार गिराया था। सेंट्रल गाजा में 17 अक्टूबर को इजरायली हमले में हमास के 3 लड़ाके मारे गए। इसमें से एक हमास का चीफ याहिया भी था। इजराइल के सेना को हमास के 3 लड़ाके होने की सूचना मिली थी, खबर मिली थी, जिसके बाद से रूटीन ऑपरेशन में उस पर स्ट्राइक हो गई और हमास के टॉप लीडरशिप में आखिरी बचा याहिया भी मारा गया, जिसका ऐलान इजराइल की सेना ने उसका डीएनए टेस्ट कराने के बाद किया है। इससे पहले भी याहिया को मारने की इजराइल ने कई बार कोशिश की थी, लेकिन नाकामयाब हो गए थे। और उसकी मौत को लेकर पहले भी दावे होते रहे। 23 सितंबर को भी सिनवार की मौत का दावा किया गया था और इजराइल को कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन इजराइल लगा रहा था कि इजराइल को लग रहा था कि उसको मार दिया गया है, जबकि याहिया बचने की भरपूर कोशिश कर लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। इजराइल पर पिछले 7 अक्टूबर को हुए हमले के 3 अहम किरदार थे। इसमें पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया, मिलिट्री चीफ मोहम्मद दैफ के अलावा सिनवार याहिया भी शामिल था। और 31 जुलाई को ईरान में हानिया की मौत के बाद से सिनवार को संगठन का नया चीफ बनाया गया था। 17 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने उसे मार गिराया। इसके बाद से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। 1 year ago, Yahya Sinwar, the terrorist chief of Hamas, launched the October 7th massacre against Israel. It was the bloodiest attack on the Jewish people since the Holocaust. It was the worst attack on the Jewish state since the founding of Israel. Sinwar's terrorists murdered in cold blood 1,200 people. That's elderly people, Holocaust survivors, children. They brutally raped women.
They beheaded men. They burnt babies alive. And they took some 250 men, 251 women, men, and children hostage to the dungeons of Gaza. Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह्या सिनवार को कई नामों से जाना जाता था। उसे कोई हमास का ओसामा बिन लादेन कहता था, कोई से खान यूनिस का जल्लाद कहता था, इजराइल उसे आतंक का हिटलर कहता था। वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि हमास से गद्दारी और इजराइल से वफादारी के शक में फिलिस्तीनियों तक को तड़पा तड़पा कर मार देता था। यह्या बच्चों के साथ खुलेआम बंदूकों की नुमाइश भी करता था, ऐसा दावा किया जाता है। वो मासूम को आतंक के जहर में डालता था। मैं आपको यह्या सिनवार की पूरी कहानी राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाना चाहता हूं। देखिए वो इतना ज्यादा खूंखार कैसे हो गया था। यह्या सिनवार का जन्म गाजा के शरणार्थी शिविर में हुआ था। यह्या 80 के दशक के आखिर में हमास का सदस्य बन गया था और बहुत तेजी से उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। कुछ सालों के बाद वो हमास के आंतरिक खुफिया तंत्र के संस्थापकों में से एक बन गया था। साल 1989 में 2 इजरायली सैनिक और 4 फिलिस्तीनियों का अपहरण और उनकी हत्या के आरोप में यह्या को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त सिनवार की उम्र महज 19 साल की थी। मुकदमा चला, बाद में उसे 4 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन साल 2011 में इजराइल और हमास के बीच हुए एक डील के तहत उसको रिहा कर दिया गया था। तब तक सिनवार करीब 22 साल जेल में बिता चुका था। जेल से बाहर निकलने के बाद से वो और ज्यादा खुखार हो गया। उसने इजराइल को खत्म करने की कसम खाई थी। 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार में पूरी साजिश रच डाली थी। सिनवार को निर्मम हत्या के लिए जाना जाता था। सिनवार की क्रूरता के किस्से बहुत ज्यादा मशहूर। यह्या ने इजराइल के लिए जासूसी करने के शक में एक शख्स को उसके भाई के हाथों जिंदा दफन करवा दिया था। साल 2015 में अमेरिकी विदेश विभाग ने उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था और कुछ वक्त पहले ही फ्रांस ने उसकी संपत्ति फ्रीज कर दी थी और उसे अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्ध सूची में शामिल कर दिया गया था। इतने प्रतिबद्ध और विरोध के बावजूद उसका रसूख कम नहीं हुआ। 2024 अगस्त में हानिया की मौत के बाद यह्या हमास का चीफ बना दिया गया था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह्या सिनवार मौत को मात देने में बहुत ज्यादा माहिर था। 2014 में उसे मृतक घोषित कर दिया गया था, लेकिन कुछ वक्त के बाद यह अफवाह साबित हुई और यही वजह है कि उसकी मौत की पुष्टि उसके डीएनए टेस्ट के बाद ही की गई। यह्या सिनवार को मारकर इजराइल ने एक बार फिर से दुनिया को यह बता दिया कि इजराइल कभी भी अपने दुश्मन को नहीं छोड़ता। इजराइल हमेशा से अपने दुश्मन के घर में घुसकर मारने का मादा रखता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमास चीफ यह्या सिनवार मारा गया, हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह मारा गया, इस्माइल हानिया की हत्या हो गई, दाइफ का भी एंड हो गया। इसी तरीके से एक एक कर इजराइल ने अपने दुश्मनों का खात्मा कर दिया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि गाजा से लेकर लेबनान और इजराइल तक इजराइल ने अपने दुश्मनों की कब्र खोद कर रख दी। आसमान से जबरदस्त बमबारी की, जमीन पर इजराइल घातक ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है। इजराइल ने गाजा और लेबनान में बमबारी कर दी, जिससे हर कोई हैरान हो गया। इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के पूरे टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया और इसी तरीके से
नेतन्याहू और उसकी सेना का वो कसम भी पूरी हो गई जो उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के नरसंहार के बाद कही। और पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल इस हमले का ऐसा बदला लेगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। नेतन्याहू ने कहा था कि अब इजराइल हमास को पूरी तरीके से खत्म करके ही दम लेगा। नेतन्याहू ने 1 साल पहले जो कहा था वही किया। मोसाद और आईडीएफ ने गाजा से लेकर लेबनान और तिरहान में खतरनाक ऑपरेशन चलाया। इस अभियान में एक एक कर हमास और हिजबुल्लाह के सभी बड़े नेता और कमांडर मारे जा चुके थे। इजराइल ने 7 अक्टूबर के बाद अपने ही दुश्मन को ढूंढकर ढेर कर दिया। यानी 7 अक्टूबर 2023 के बाद इजराइल ने किस तरीके से एक एक कर अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारा, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। 2 जनवरी 2024 को हमास की सेना का कमांडर साहेल अल अरोरी की मौत हो गई। 13 जुलाई 2024 को हमास मिलिट्री चीफ मोहम्मद दैफ की मौत हो गई। 30 जुलाई 2024 को हसन नसरुल्लाह का करीबी और हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर फवाद शुक्र की मौत हो गई। 31 जुलाई 2024 को हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत हो गई। 20 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह का अहम सदस्य इब्राहिम अकील की मौत हो गई। 24 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह सेना का लीडर इब्राहिम कुबैसी की मौत हो गई। 27 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। 27 सितंबर 2024 को नसरुल्लाह के साथ उसकी बेटी जैनब नसरुल्लाह की भी मौत हो गई थी। और 3 अक्टूबर 2024 हसन नसरुल्लाह के दामाद हसन जफर की भी मौत हो गई थी। 4 अक्टूबर 2024 को नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन की भी मौत हो गई। 18 अक्टूबर 2024 को इजरायली फोर्स ने हमास चीफ याहिया सिनवार को भी मार गिराया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद 8 अक्टूबर 2023 से ही इजराइल गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक इजरायली हमले में अब तक 42,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हमास के कब्जे में अब भी करीब 101 बंधक मौजूद हैं। बीते कुछ दिनों से बंधकों की रिहाई और गाजा में युद्ध विराम की डील को लेकर इजराइल पर लगातार दबाव बनता जा रहा है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि वो हमास का पूरी तरीके से खात्मा करके रुकेंगे और अब नेतन्याहू ने अपने बयान पर लगातार कायम है। इसीलिए आने वाले वक्त में ये जंग और ज्यादा बड़ी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त दोनों ही तरफ से आर पार के मूड में है। कब किसको मौका मिल जाए, एक दुश्मन को खत्म कर सकता है, दूसरा दुश्मन लगातार खत्म कर सकता है, क्योंकि ये दुश्मनी है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही और ये दुश्मनी आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ती जाएगी। ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।